चौधरी साहब, आपने तो टाइपराइटर से एआई की टेक जर्नी देखी है। कोई एक ऐसा मोमेंट आपको याद आता है जब आपको लगता होगा कि अब टेक्नोलॉजी टेक ऑफ करेगी? हमको जब अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई कंप्यूटर इंडिया में सिर्फ 100 हैं, तब हमने सोचा कि भाई कंप्यूटर लाना चाहिए। आजकल स्टार्टअप के पीछे ना एक पॉलिसी ये भी चल रही है अजय जी कि स्टार्टअप बड़ा करो, वैल्यूएशन लगाओ, माल बेचो और खुद निकलो। हम ट्रेडिंग नेशन बन गए। आई बिलीव दैट द इंडियन माइंड इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एआई के बारे में क्या सोचते हैं चौधरी साहब? AI has been around for 50-60 साल पुरानी चीज है। फर्स्ट थिंग वी शुड डू, फॉलो द मनी। जहां जहां गवर्नमेंट पैसे लगाएगी वहां बिजनेस होगा। 20 साल पहले मैं एक लाइन बोलता था हमेशा, वन डे द इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट बिल विल बी हायर देन द ऑयल बिल। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, क्या करे कि वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए? I remember Shiv Nadar once saying, he used to quote a lot from films. Who is found to be guilty of murder? ड्यू टू सोशल मीडिया। What happens in the film? थर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आपके पास है, पद्म भूषण। पहलगाम हो गया, क्या कहना चाहते हैं? इंडिया में तो 5 लाख पाकिस्तानी हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि कोई 5,000 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया है इस डर से कि इंडिया शायद अटैक करेगा, तो पहले ही निकल लो। नोकिया जिसके पास 2007 में 50% स्टेक था, अचानक रातों रात कुछ समय के अंदर गायब हो जाता है। आज की स्टार्टअप की दुनिया में आप लोगों ने तो स्टार्टअप तब शुरू किया था जब स्टार्टअप का कोई नाम भी नहीं जानता होगा। इतने फेल क्यों हो रहे हैं? वो सोचते हैं कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है तो अपने आप बिक जाए। ऐसा नहीं होता है। क्या रोल है लीडरशिप का किसी भी एक स्टार्टअप के लिए? आप सेट करिए एग्जाम्पल। हमारा पोटेंशियल तो 20 ट्रिलियन होना चाहिए, 30 ट्रिलियन होना चाहिए। आईपीएल देखते हैं आप? कभी स्पॉन्सर किया एचसीएल ने? अरे बाबा, ये भी एक कहानी है। बैटिंग ऐप के बारे में आपका क्या विचार है? टेक्स पीपल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमने फुटबॉल क्रिकेट के सारे मैचेस देखे। जब मैं पहले घर आता था तो मुझे सब मिलते थे, वाइफ, बच्चे, बहुत अच्छा लगता था। अब मैं घर आता हूँ तो मुझे कोई नहीं मिलता, मैं अकेला हूँ, मेरा एक डॉग है। सफलता का एक दुष्परिणाम भी है ये कि आप अकेले हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं अजय चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, एंड वेरी वेरी हैप्पी वी आर टू हैव यू एट माय शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की स्टार्टअप की दुनिया में आप लोगों ने तो स्टार्टअप तब शुरू किया था जब स्टार्टअप का कोई नाम भी नहीं जानता होगा। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसका। इतने फेल क्यों हो रहे हैं? 90% स्टार्टअप पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये ब्लू स्मार्ट का। क्या हो रहा है ये? देखिए, ऐसा है कि ये काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है और दुनिया भर में ऐसे ही होता है दैट अगर आपके 10 स्टार्टअप हैं तो उसमें से 2 सक्सेसफुल होंगे, 8 फेल होंगे। ये तो नॉर्मल है। और उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी जो फाउंडिंग टीम है वो ठीक नहीं है, कभी कॉपी कैट आइडिया है जो आगे बढ़ता नहीं है। कुछ एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने स्टार्टअप्स में एक देखी है, वो ये है कि वो सोचते हैं कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है तो अपने आप बिक जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अपने आप कुछ नहीं बिकता। कुछ नहीं बिकता, आपको बेचना पड़ता है। तो वो मैं हर स्टार्टअप के सीईओ को बोलता हूँ कि आप सेलिंग ज़रूर सीख लीजिए। अगर आपको सेलिंग नहीं आएगी तो आप अपनी कंपनी बढ़ा ही नहीं सकते। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं ये लोग कि जब ये स्टार्टअप शुरू करते हैं तो एक फाइनेंस बंदा नहीं रखते अपने साथ। तो जब इनके पीएनएल देखो, बैलेंस शीट देखो, इनको हवा ही नहीं होती कि पीएनएल बैलेंस शीट होता क्या है। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता, सेल्स एंड मार्केटिंग और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं पता, तो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे। तो इतने सारे मेरी कंपनी जो फेल हुई हैं, वो लोग को उनके पास प्रॉपर फाइनेंस बंदा था ही नहीं। तो जब उनके रिजल्ट्स आते थे मेरे पास क्वार्टर में, मेरे को देख के पता चल जाता था ठीक नहीं है ये। इनको ये नहीं पता होता कि क्या मार्जिन है इनकी, इनको ये नहीं पता होता कि कितने रिसीवेबल हैं इनके, कुछ नहीं पता होता। टेक्नोलॉजी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, कस्टमर खुश है प्रोडक्ट से, पर पैसे नहीं आ रहे। और इनको पैसे देने और लेने दोनों में प्रॉब्लम है।
अकाउंट पेएबल्स में ये लोग जल्दी पैसे दे देते हैं। कोई बोलता है मेरे को तो एडवांस दे दीजिए जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, वो तो सारी गलत बातें हैं ना। आपको तो नेगोशिएट करना चाहिए कि भाई आप कितने दिन हमको क्रेडिट देंगे, और जब आप किसी को बेचते हैं तो आप क्रेडिट क्यों देते हैं, मत दीजिए, डिलीवरी के पहले पैसे ले लीजिए। सो ये सब सीखना पड़ता है। बेसिक चीज़ें भी क्लियर नहीं है, नहीं ये है। तो बहुत ABCD मैं कहानी यही है। तो बोलता हूँ, इसीलिए मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ, हिदायत देता हूँ कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप नहीं होती है। एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स टू बी टॉट इन एवरी स्कूल इन दिस। क्या क्या करते थे आप लोग HCL में? देखिए, जब हमने अपना शुरू में तो हमारे पास पैसे नहीं थे, 1.8 लाख से तो हमने शुरू की, 6 लोगों में मिल के। 1,80,000 जी। 1976 1975 75 11th अगस्त 11 अगस्त को तो 76 में हमारा HCL शुरू हुआ था। HCL। तो उसके पहले एक साल था जब हम लोग सबके सब DCM में थे, हम सब छोड़े और हमने कहा कि अपनी कंपनी शुरू करते हैं, और 100 कंप्यूटर थे उन दिनों। तो हमने कहा चलो बड़ा बढ़िया पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में। तो हमने सोचा बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, करते हैं। जब हमने घुसे करने के लिए तो हमें पता चला हमको लाइसेंस चाहिए, हमको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, वो सब हमारे पास तो था ही नहीं। तो जब हम गवर्नमेंट से जाके मिले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने हमको भगा दिया कि नहीं, आप तो छोटे से कंपनी हो, आपको तो हम लाइसेंस देंगे नहीं। तो हमारे पास भी कैश भी कम था, तो हमने इन बिटवीन क्या किया कि मार्केटिंग कंपनी शुरू करी। और हम उन दिनों DCM में हम लोग कैलकुलेटर्स बेचते थे। उन दिनों कैलकुलेटर्स की प्राइस 10,000 होती थी। कैलकुलेटर की? जी, इतना बड़ा होता था। तो हम लोग कैलकुलेटर 10,000 रुपये का? 10,000 रुपये का होता था। तो हम लोग जाके टेलीविस्टा से मिले, उनके पास कैलकुलेटर्स थे पर वो बेच नहीं पा रहे थे। तो हमने बोला आप हमको अपना कैलकुलेटर दे दो, हम बेचेंगे आपके लिए। तो उस टाइम ही से हमने कैश फ्लो सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि दिस समथिंग वी लर्नड इन DCM कि भाई कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है। तो हमने उनसे बोला कि भाई देखिए आप हमको 60 डेज का क्रेडिट दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से वो माने, क्योंकि हम भी बहुत नए नए थे, छोटे थे, पर मान लिया उन्होंने। और जब हम उनको कैलकुलेटर लेते थे उनसे, हम जाके मार्केट में उसको बेच के 5-10 दिन में पैसे कलेक्ट कर लेते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 60 डेज का क्रेडिट मिल रहा है और 5-10 दिन में हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो नेगेटिव कैश फ्लो पे काम कर रहे थे। ठीक है, वो नेगेटिव कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट हमने 1975 में डिस्कवर किया। क्या करते थे उस पैसे का फिर? उससे तो हम और खरीद सकते थे ना, और बेच सकते थे, और खरीद सकते थे, इन्वेंट्री इंक्रीज कर सकते थे। तो वो सब कैश से होता था। तो बड़े सालों बाद जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि डेल हैज क्रिएटेड दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो, मैं तो हंसने लगा। कैलकुलेटर के टाइम करते हम थे? तो करते थे 75 में, डेल ने तो 2005 में किया। सो इस तरह से हम लोग ने कहानी शुरू करी। और जब हम लोगों को पास लाइसेंस नहीं था तो हमने सोचा कैसे करा। तो हमने बहुत लोगों से पता किया किस किस के पास लाइसेंस है। तो हमको पता चला यूपी गवर्नमेंट के पास लाइसेंस कंप्यूटर्स के लिए? हाँ। तो हम यूपी गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। देखिए भाई, आपके पास तो लाइसेंस है, आप कुछ नहीं कर रहे उसके साथ। हम लोग DCM से आए हैं, हमको तो सब कुछ पता है, कैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर बनाना, बेचना, कैसे करना, वी एक्सपीरियंस। तो मान गए वो। तो वी फॉर्म्ड अ जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। उसमें 26% यूपी का था, बाकी हमारा था 74%। तो वो एक हमको लाइसेंस मिल गया उस चक्कर में। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला भाई आपको तो यूपी में ही लगाना पड़ेगा फैक्ट्री। तो हमने कहा नोएडा में लगा लेते हैं। तीसरी चीज़, हमारे पास पैसे भी कम थे, तो हमने बोला कि भाई आप थोड़ा हमको लोन दिलवा दीजिए। तो उनका जो फाइनेंस कंपनी थी उससे हमको लोन मिल गया। तो इस तरह से हमारा इकोसिस्टम आ गया। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमने करी उस टाइम के, हमको नाम चाहिए इंडिया, हमारे कंपनी के नाम में होना चाहिए। क्या बात है! हिंदुस्तान या इंडिया। तो हमने उनको बोला कि हमें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स बनाना है नाम। तो ROC ने मना कर दिया कि आप तो छोटी कंपनी हो, आपको नहीं दे सकते हम, क्योंकि उन दिनों हिंदुस्तान नाम या तो PSU को दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर को, या बड़ी कंपनी को दिया जाता था। हम तो छोटी सी कंपनी थे। तो हम लोग ने कहानी बनाई, हमने कहा देखिए भाई, हम तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक तरह से हैं, गवर्नमेंट साथ है क्योंकि हम हमारे। जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो हम यूपी गवर्नमेंट के साथ हैं, तो हमको नाम दीजिए। नाम मिल गया। उससे बहुत फ़ायदा हुआ हमको,
क्योंकि जब हमारा सेल्समैन जाता था किसी भी कस्टमर के पास और वो कार्ड देता था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, लोग सोचते थे बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है पूरी तरह से, बड़ी कंपनी है, तो उससे फायदा होगा। इमोशंस भी हाँ, जुड़ते होंगे। और हिंदुस्तान नाम तो इम्पोर्टेंट था ना हमारे लिए, और हमारा जो लोगो था वो हिंदी में था, अच्छा, ही क उससे भी फर्क पड़ता है? उससे फर्क तो नहीं पड़ता, बट इट बिकम्स अ लॉट ऑफ नेशनल प्राइड कि इंडियन कंपनी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ऐसा प्राइड आता है लोगों में, कस्टमर्स के पास। स्टार्टअप फेल होने के पीछे एक तो रीज़न आपने बता दिया कि 10 में से 8 तो जाते ही जाते हैं, हाँ। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आजकल स्टार्टअप के पीछे ना एक पॉलिसी ये भी चल रही है अजय जी कि स्टार्टअप बड़ा करो, वैल्यूएशन लगाओ, माल बेचो और खुद निकल जाओ। देखिए भाई, वो जो करीब 10-15 साल पहले कहानी शुरू हुई वैल्यूएशन वाली, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी कंपनियां लॉसेस में ही चल रहे थे, और लॉस करते करते, ग्रो करते करते वैल्यूएशन बढ़ाओ, लॉस में वैल्यूएशन बढ़ाओ, लॉस में वैल्यूएशन बढ़ाओ, अपना ग्रो 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 ग्रो, डोंट वरी अबाउट प्रॉफिट। तो वो कहानियां अब खत्म हो रही हैं। जो वीसीज हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं। अब करेक्शन आ रहा है आपके हिसाब से करेक्शन हो मार्केट रहा में? है, लास्ट 5 साल में काफ़ी करेक्शन हुआ है। इंडिगो तो सबसे बड़ा एग्जांपल है सबसे बड़े स्टार्टअप का मेरे हिसाब से। इंडिगो एयरलाइंस 18-20 साल पुराना स्टार्टअप, छोटा स्टार्टअप है जब 2 लोगों ने किया, और आज कमल कर और दिया। अब तो पैसे बना रहे हैं, अब तो पैसे बना रहे हैं, तभी तो और वो वैल्यूएशन अकेली अकेली एयरलाइन है शायद जो पैसे बना रही है आज की पूरी डेट में। दुनिया में, पूरी दुनिया में। हाँ। तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिगो ने करी, उन्होंने प्रोसेस इनोवेशन किया, जो लोग समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि R&D होती है वो इनोवेशन है, प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें इनोवेशन है। इन्होंने प्रोसेस इनोवेशन किया। प्रोसेस इनोवेशन कैसे किया? हर चीज़ में उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करी। हाँ, तो जाके देखा कि भाई मेन्यू में क्या होना चाहिए, कितने चीज़ें होनी चाहिए मेन्यू में, ज़्यादा होंगी तो वेस्ट होएगा, तो वो लिमिटेड मेन्यू से काम करते थे। और आप देखिए, उन्होंने एक कहानी शुरू करी कि आपको सब जब आपकी उनकी फ्लाइट लैंड करती है उसके पहले आपको बुला लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम जिसको बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम, वो आप इसको वहाँ reduce जाके- इसको reduce किया। हाँ, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं तुरंत। हाँ, तो खटाखट खटाखट। तो उन्होंने इस तरह के प्रोसेस इनोवेशन इतने सारे किए विच आर वर्ल्ड क्लास, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर इट, बिकॉज इस तरह के प्रोसेस इनोवेशन बहुत कम कंपनियों ने किए हैं। ओवनलेस फ्लाई करते हैं, ये भी मैंने पढ़ा था कहीं कि ओवनलेस फ्लाई करते हैं कि ओवन नहीं होता फ्लाइट के अंदर, कोई 20 किलो एक ओवन का वेट है तो 3 ओवन इज इक्वल टू 60 kg, तो 60 kg ऑफ लेस वेट इज इक्वल टू सेविंग ऑफ 2,000 रुपीज टू 3,000 रुपीज ऑफ फ्यूल पर फ्लाइट। या और ऊपर से आपको कभी भी ये एक्स्ट्रा वेट नहीं ले जाने देंगे, चार्ज करेंगे आपको 2 किलो एक्स्ट्रा, 2 किलो के लिए चार्ज करेंगे। दूसरी एयरलाइन में जाए, चलो 2 किलो छोड़ दो, ये नहीं छोड़ते कभी। इनको सिखाया गया है कि चाहे जितना भी हो आप चार्ज करिए, और ऊपर से सीट, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट एक्स्ट्रा cost चार्ज, है। बुकिंग का एक्स्ट्रा चार्ज, हर चीज़ में एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया उन्होंने। ये सारा प्रोसेस है। एक तरफ से पैसे बचाए और एक तरफ से पैसे कहाँ कहाँ से कमाए जा सकते हैं, वहां पर दिमाग लगाया। दैट्स राइट। तो ये जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो हमारे स्टार्टअप्स मिस कर जाते हैं, और वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक बंदा फाइनेंस का होना चाहिए आपके पास, और एक आपके पास सेल्स और मार्केटिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें जब मिसिंग होती हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। अजय जी, क्या फ़र्क पड़ता है लीडरशिप का? क्योंकि जब इंडिगो की बात करते हैं तो आदित्य घोष का चेहरा सामने आता है कि आदित्य घोष ने 2008 से लेकर 18 तक एज अ लीडर उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा अच्छा ड्राइव किया। क्या रोल है लीडरशिप का किसी भी एक स्टार्टअप के लिए? लीडरशिप का तो रोल हर जगह होता है, चाहे आप कॉर्पोरेट देखें, चाहे आप स्टार्टअप देखें, कोई भी हो। लीडर्स आर सपोज टू लीड। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, बट जो अच्छे लीडर होते हैं वो लीड करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव लीड बाय एग्जाम्पल। आप सेट करिए एग्जाम्पल। आप अगर 15 घंटे दिन का काम करेंगे ना, तो बच्चे भी सारे आपके 15 घंटे काम करेंगे। आप जाके सुबह 9 to 5 काम करेंगे तो सारे भाग जाएंगे शाम को। और ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है आजकल के भाई कितने घंटे भाई हफ्ते में काम नारायण करना। मूर्ति सामने कह दिया। हाँ, मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ उसमें कि उन्होंने अच्छी बात कही। यू बिलीव? आई 100% बिलीव। क्योंकि भाई देखिए, आपको जितना काम करना है वो आपको पता है, दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। इफ़ आई नीड टू वर्क 15 आवर्स अ डे,
लीव मी बी, मैं तो 15 घंटे काम करूंगा, मेरे को रिजल्ट देना है। अगर आप देखिए कंट्री का डेवलपमेंट जो है, अभी हम लोग किधर हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा पोटेंशियल क्या है ये तो हम देख नहीं रहे। हमारा पोटेंशियल तो 20 ट्रिलियन होना चाहिए, 30 ट्रिलियन होना चाहिए। तो अगर हम जीडीपी का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अगर आप देखिए यूरोप में तो लोग थर्सडे तक काम करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। दिस इज द टाइम फॉर अस टू टेक ओवर फ्रॉम देम, एंड दैट इज लेकिन वेयर इसमें वर्किंग हार्डर इज वेरी। अजय साहब, इसमें लेकिन एक बात नहीं आती कि 15 घंटे इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी वर्किंग इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर। अगर सिर्फ 15 घंटे अगर की आप ही बात कर रहे हैं और प्रोडक्टिव नहीं है, घंटे से कोई क्या मतलब फर्क नहीं पड़ेगा है, फिर? कोई मतलब नहीं है। द मेन थिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज व्हाट यू डू, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर अ स्टार्टअप देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। 24/7 you are on your startup. For the first 10 years, accept the fact that you have to work 24/7. यू सेड लीड बाय एग्जांपल। कोई एचसीएल का किस्सा याद आता है आपको? शिव साहब हो गए, आप हो गए, कोई लीड बाय एग्जांपल, कोई ऐसा काम जिसको देख के लोगों ने कहा अरे क्या बात है यार? देखिए भाई, जब हमारी हर कंपनी में डाउन टर्न्स आते हैं, तो जब डाउन टर्न आते हैं ना, तो आपको लोगों को मोरल इंप्रूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सब everybody's morale is in the boots, as they say, when the things are bad. So what do you have to do at that time? You have to lead by example. So what we used to do, for example, once this situation was there, so I sat down with my marketing team. I said, let's make people believe that things can be better. ओह, So we sat down and said, best example is sports. तो हमने फुटबॉल क्रिकेट के सारे मैचेस देखे और उसमें से एक पीसेस निकाल के एक फिल्म बनाई, और हमने सबको बुलाया ऑफ साइट पे, सबको मैं ले गया मसूरी में जाके मैंने बिठाया सबको, कहने वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड टाइम, लेट अस टॉक अबाउट हाउ वी कैन मेक चेंजेस, एंड देन वी शोड देम दिस फिल्म वेयर द लास्ट मैन कम्स एंड हिट्स अ सिक्स एंड विन्स, फुटबॉलर कम्स एंड स्कोर्स। तो उससे क्या होता है, पीपल गेट वेरी मोटिवेटेड कि भाई देखिए स्पोर्ट्स में तो ये हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग पीपल टू सेल्फ बिलीव आना शुरू होता है। बिलीफ आना शुरू होता है। सो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग हैज टू बी देयर। लाइक आई रिमेंबर शिव नाडर वंस सेइंग, ही यूज्ड टू कोट अ लॉट फ्रॉम फिल्म्स। शिव नाडर, हाँ, उनको फिल्में बहुत पसंद है। अच्छा। अरे बाबा, तो वो फिल्म से बहुत कोट करते थे। तो एक जनरल की बात कर रहे थे, तो उसने जनरल ने बोला कि भाई यू विल नॉट विन by just being good, you will win by killing people. ओहो, मारिए जाके। तो वो उन्होंने कोट किया, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी फिल्म थी, बट उन्होंने बोला nobody is going to remember you for being good, people will remember because you won. So उन्होंने उस फिल्म की पूरी कहानी सुनाई लोगों को, everybody got very excited. So you know these kind of things are very important as a leader. यहाँ लीडरशिप का रोल शुरू होता है when the company is going Yeah, downfalls right. Everybody has seen good times, but who has seen bad times? If you don't know how to handle during bad times, it doesn't work. Like I'll give you a very simple example in my experience of HCL. Connect with people is very important. Deep connect. So what I used to do on a New Year, I had about 5,000, 6,000 employees in Noida alone, and then rest were all over the country. No, about 3,000-4,000 in Noida. So मैं हर न्यू ईयर में हर बंदे से जाके हाथ मिलाता था और हैप्पी न्यू ईयर बोलता था। ऐसा कोई ईयर गया नहीं जब मैंने जाके जैनिटर टू जनरल मैनेजर एवरीबडी। तो हर साल लोग वेट करते थे कि इस साल चौधरी साहब आए नहीं है। तो ये दिस इज व्हाट इज व्हाई लीड बाय एग्जांपल मींस यू आर कनेक्टिंग टू पीपल। कितना इंपॉर्टेंट है connection? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को आज तक जो मेरा एक व्हेन आई यूज्ड टू एंटर द ऑफिस, मेरा एक गार्ड होता था, उसका नाम है आज़ाद। आज भी मुझे वो व्हाट्सएप भेजता है। गार्ड? हाँ, व्हाट्सएप भेजता है, सर आप कैसे हैं, हाँ, मैसेज इस तरह का मैसेज आता है, तो मैं जवाब देता हूँ। अब कुछ दिन पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई उसकी, मेरा बेटा अब अमेरिका से आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। गार्ड बोला? हाँ, उसका बेटा अब HCL में काम कर रहा है। ओके, पहले कहीं और करता था, वो HCL में काम कर रहा है इंग्लैंड में।
तो मेरा बेटा आ रहा है, आप उससे ज़रूर मिलिए। मैंने कहा ज़रूर मिलूंगा। तो उसका बेटा आके मेरे से मिला। अब अभी भी? अभी मैं 2 हफ्ते की पहले ही बात कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, आपको एचसीएल एक तरीके से हाँ। सब छोड़े छाड़े भी बहुत 12-13 साल हो गए। हाँ, पर वो आके मिला मुझसे, बड़े प्यार से मिला। फिर बोलता है सर आई एम डूइंग दिस दिस दिस। मैंने कहा यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे 2 घर हैं लंदन में, मेरी वाइफ ये करती है, मेरे बच्चे ये हैं। तो मैंने कहा कहाँ से तुमने पढ़ाई करी थी? कहता आप ही ने तो मेरे को पढ़ाया था, क्योंकि आई यूज्ड टू एजुकेट ऑल द पीपल फ्रॉम माई स्टाफ। तो ही डिड हिज मैनेजमेंट फ्रॉम अ स्कूल इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो इसका प्लीज़ वहाँ आइए, आप मुझे वहाँ मेरे बच्चों को लेक्चर दीजिए आप। तो ये ना ये रिलेशनशिप बनती है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है ये बहुत किसी भी बिजनेस critical को है। बड़ा करने के लिए। कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यू डोंट कनेक्ट विद योर पीपल, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? इन माई बुक विच इज कॉल्ड जस्ट एस्पायर, आई कॉल इट पीपल ट्री। पीपल ट्री। हाँ, क्योंकि ट्री उसको आपको नर्चर करना पड़ता है। इट्स लाइक अ ट्री, यू हैव टू नर्चर इट, इट कीप्स ग्रोइंग, पीपल गो विद यू। यू नो, आवर कंपनी वॉज अ हार्डवेयर कंपनी, very low margins. HCL Technologies, which is the software company, my company was called HCL Infosystems. My business was 12,000 crores, 12,000 crore का बिजनेस था, बट 2%, 4%, 6% मार्जिन पे काम करते थे हम। तो अगर रेवेन्यू नहीं बनता तो मार्जिन भी नहीं बनता, प्रॉफिट भी नहीं आता। तो रेवेन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेवेन्यू बड़ा तो मार्जिन बड़ा लो होता था। हम ऐसे बंदे हायर नहीं कर सकते थे जो मोस्ट फ्रॉम IIT एंड ऑल दैट, हम नहीं हायर कर पाते थे, क्योंकि दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम जाके Tier 2 Tier 3 सिटी कॉलेजेस से हायर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास एंटाइटलमेंट नहीं होती थी। वो ये नहीं सोचते थे कि मैंने तो IIT कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ? तो दे वर वेरी लेवल हेडेड, दे स्टेड लॉन्गर एंड दे डिडंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ सैलरी। तो जब हम लोअर सैलरी पे भी लोगों को लेते थे, कोई HCL नहीं छोड़ता था। क्यों नहीं छोड़ता था? बिकॉज दे लव द कंपनी, दैट कनेक्ट विच वॉज सो स्ट्रांग। और हम लोग के यहाँ करीब 10-11 बिजनेस सेंटर्स थे। हमने बिजनेस सबको प्रॉफिट सेंटर्स बनाया हुआ था सबको, और हर प्रॉफिट सेंटर में हर बंदे को प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ था हमने। तो वो लोग सोचते थे कि ये तो मेरी कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरे को प्रॉफिट बनाना है। अगर मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया तो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात और गहरी बात चौधरी साहब आपने कह दी कि कनेक्शन इज सो मच स्ट्रांग, वेरी क्रिटिकल। होता क्या है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, कनेक्ट छूटता जाता है। जैसे कहते हैं ना, राजा भेष बदल के निकलता है, तो राजा को पता होना चाहिए एक्चुअली कि सड़क पे मेरे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह अच्छे जो राजा होते थे वो ड्रेसअप करके निकल जाते थे, उधर उधर घूमते रहते थे, ताकि कनेक्ट पता चले एक्चुअली हो क्या रहा है नीचे। बिल्कुल। रतन टाटा साहब के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि वो भी अपना लास्ट तक किसी एम्प्लॉय के घर चले गए, और एम्प्लॉय को छोड़े 20 साल हो गए, बावजूद उसके वो घर चले जाते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं और उसका हालचाल बांट लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या हुआ सर नोकिया और कोडेक के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। थोड़ा पानी पी लूँ? पानी आप पीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और मैं तो अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग में एग्जांपल देता हूँ नोकिया और कोडेक का, कि नोकिया जिसके पास 2007 में 50% स्टेक था, ग्लोबल 50% स्टेक, बड़ा फिगर था, अचानक रातों रात कुछ समय के अंदर गायब हो जाता है बाजार से। और सेम कोडेक के साथ नोकिया की कहानी तो मैं बहुत डीपली जानता हूँ, क्योंकि आप हम लोग तो नोकिया से मिले भी थे उनके? नहीं, मैं तो यहाँ आई वाज द कंपनी दैट ब्रॉट नोकिया टू इंडिया। HCL? हाँ, ओके। तो हम लोग नोकिया को इंडिया में लाए थे आपको? 95-96 में। हमने क्या किया था कि वी वांटेड टू बी गोइंग इनटू टेलीकॉम बिजनेस। हमने सोचा था कि कंप्यूटिंग में तो है, कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए हमें। ठीक। तो वी अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस, जस्ट लाइक भारती अप्लाइड, वी ऑल्सो अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस। हमको लाइसेंस मिल भी गया चेन्नई का, और हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर था सिंगापुर टेलीकॉम। जब हम शुरू करना चाहते थे, सिंगापुर टेलीकॉम सेंटर से लेटर सेइंग दैट वी आर विड्रॉइंग। ओके। क्योंकि भाई वी हैव वेरी हाई लेवल ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन चाइना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, वी लॉस्ट दैट होल अपॉर्चुनिटी, द नंबर 2 गॉट इट। तो देन वी क्रिएटेड दिस होल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एडजेसेंसी। एडजेसेंसी में क्या होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके साथ वाली चीज़ करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने सोचा अगर हम
टेलीकॉम लाइसेंस नहीं कर सकते, हम हार्डवेयर ही कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम किसी फ़ोन कंपनी से बात करते हैं जो फ़ोन बनाते हैं। तो हमने पहले मोटरोला से बात करी, वो चली नहीं अच्छे से। फिर हमने नोकिया से बात करी। नोकिया से जब हमने बात करी तो दे एग्रीड, पर दे सेड कि शुरू में हम पेजर से काम करते हैं, और बहुत सारे पेजर की रिक्वायरमेंट आई है हमारे यहाँ। पेजर चलते थे वो। हाँ, वो यहाँ लटका के, मैचस्टिक के जैसा। हाँ, तो वो ऐसे लगे होते थे। तो हम लोग ने बोला हम आपके लिए मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो हमने एक प्लांट लगा दिया, उनको पेजर मैन्युफैक्चर करने लगे, और गवर्नमेंट की कंपनी थी वो खरीद रही थी बहुत सारी हमारे साथ। तो जब फ़ोन आने शुरू हुए तो उन्होंने बोला यू टेक ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोकिया इन द कंट्री। तो उन दिनों तो फ़ोन बड़े एक्सपेंसिव होते थे, 16,000 15-20,000 के फ़ोन होते थे। एक ब्रिक टाइप की फ़ोन थी उनकी, लाइक अ ब्रिक, सर पे मार दो, हाँ, हाँ, टूट जाएगा। तो और उन दिनों रूल्स सारे बड़े अजीब अजीब के होते थे। कि एक रूल था कि कॉलिंग पार्टी पेज, तो अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा कॉल के लिए। तो अजीब अजीब रूल्स थे। तो करीब 5-6 साल तो हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 1 रुपये भी नहीं बना हमारा। तो फिर हमने सोचा कि हमें पूरा एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। उन दिनों क्या होता था कि फ़ोन जो थे वो टेलीकॉम कंपनीज बेचते थे, तो भारतीय एयरटेल को हमें जाके बेचना पड़ता था। भारतीय एयरटेल उसके साथ सर्विस लगा के बेचता था। ग्लोबल मॉडल यही था। हमने उस मॉडल को इंडिया में चेंज किया। हमने नोकिया को बोला ये मॉडल यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वी हैव नो कंट्रोल ऑन सेल्स, एंड इफ वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन सेल्स इट्स अ डिजास्टर। So we said, let's create a distribution piece separately for phones and leave the telecom companies alone. तो वो तो सोच भी नहीं सकते थे इस तरह की हो सकता है, but we did that. And that change of model is created the business for Nokia. उससे क्या हुआ कि हम अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया हमने कंट्री में। और हमने किसको स्टडी किया उसको, हमने कहा जिस तरह से सोप बिकता है ना, साबुन जैसे बिकता है, हम उस तरह से फ़ोन बेचेंगे। तो हमने जाके लीवर्स का सोप का मॉड्यूल देखा, कैसे बेचते हैं वो लोग। उसको स्टडी करके हमने एक मॉडल बनाया कि देयर आर अबाउट 100 उनके रीडिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट हैं। ये रीडिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट बड़े पावरफुल होते हैं, इनके पास बहुत कैश होता है, वेरी प्रोफेशनल कंपनीज। लॉट ऑफ द यंग पीपल हु रन इट आर MBA टाइप्स, बड़े प्रोफेशनल्स हैं। तो हमने उस तरह के लोग ढूंढे, कोई डाबर बेचता है, कोई गॉडरेज बेचता है, कोई हिंदुस्तान लीवर बेचता है। उस तरह से हमने 100 रीडिस्ट्रीब्यूटर बनाए। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटर थे ये जाके डीलर्स को बेचते थे, और इनको ये पता था कि पैसे कैसे कलेक्ट किए जाए डीलर से। तो पैसे कलेक्ट करना मर जाता है बंदा। तो उस तरह का हमने मॉडल बनाना शुरू किया। उसके साथ जाके हमने गवर्नमेंट के साथ सारे रूल्स बदलवाए कि कॉलिंग पार्टी पे चलेगा नहीं, इसको निकालिए। वैट आपका बहुत हाई है, इससे तो GDP इंप्रूव होती है। हम जाके 25 प्रेजेंटेशन किए हमने पूरी स्टेट्स को और गवर्नमेंट को कि भाई GDP इंक्रीज इज डायरेक्टली लिंक टू फोन यूजेज। उस चक्कर में हमने सारे रूल्स बदलवाए, और जब ये सब हो गया तो हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। तो एक दिन नोकिया के लोग आए, फिर भी बहुत छोटा बिजनेस था हमारी एज कम्पेयर टू हमारा रेस्ट ऑफ द बिजनेस। रेस्ट ऑफ द बिजनेस 5,000 करोड़ था, ये कुछ 100-200 करोड़ था। तो एक दिन नोकिया के लोग आए हमारे से मिलने, तो मेरे जो बंदे थे इस नोकिया बिजनेस में, वो बोले आप भी इनसे मिल लो। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा बिजनेस है, मेरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ही लोग मिलो। नहीं सर, बड़े सीनियर लोग आए हैं, आप मिल लीजिए उनसे। तो मैं मिलने गया उनसे, तो वी वर टॉकिंग। तो बोले कि भाई हाउ शुड वी इंक्रीज सेल्स इन नोकिया इन इंडिया। तो मैंने कहा आप लोग की प्राइसिंग तो बिल्कुल ही गलत है इस कंट्री के लिए। दिस कंट्री इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री। इसमें आपको प्राइसिंग अलग से बनानी पड़ेगी, या तो एक प्रोडक्ट बनाइए जो सिर्फ इंडिया के लिए हो। तो बोले वो तो हम नहीं कर सकते कि भाई प्रोडक्ट इंडिया के लिए सिर्फ कैसे बना सकते हैं। तो मैंने कहा प्राइस बदलिए अपनी, आपका प्रोडक्ट 16,000 का है, कोई नहीं लेगा यहाँ पर। तो कहते हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए, ओरेकल जब इंडिया में आया उसको समझ आया कि उनका सॉफ्टवेयर अब अमेरिकन प्राइस पे नहीं बिकेगा, उन्होंने प्राइस कम कर दी। जब माइक्रोसॉफ्ट आया इंडिया में, हमने उनसे नेगोशिएट किया, और उसके चक्कर में सारे के सारे PC में सॉफ्टवेयर लगने लगा, क्योंकि अगर वो प्राइस ठीक नहीं करते तो नहीं होता था। तो दे एग्रीड, दे सेड हाँ दैट लुक सेंस। सो देन दे वेंट बैक, और करीब 4-5 हफ्ते में उन्होंने प्राइस एग्री कर ली। हाँ, कम करने। हाँ, मैंने बोला मेरे को 9,900 चाहिए, और अगर आप 9,900 मुझे दे देंगे तो मैं इतना बेचूंगा। टारगेट भी दे दिया, टारगेट भी मैंने उनको दे दिया। तो दे एग्रीड। 3 months लेटर
we outsold whatever we had said. And the market started to grow because the pricing was wrong. गड़बड़ कहाँ हुई? अभी बताता हूँ आपको. जब अगली बार मैं आए तो बोली अब क्या करना चाहिए. मैंने कहा 6,600 कर दीजिए. वो 6,600 भी मान गए. We took it to 80% market share in India. Never in the world anywhere they were 80%. उसके बाद क्या हुआ कि सडनली इंडिया का मार्केट बदल गया. मार्केट कैसे बदला? जब राजा आए, मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दे दिए. तो जितने हमारे स्मार्ट राजा हमारे जितने ड्राइवर्स और ये वो सब थे, बहुत लोग स्मार्ट हैं हमारी कंट्री में. तो सब लोगों के पास 2-2 सिम थे, 3-3 सिम थे. क्योंकि जो नया वाला बंदा आता था वो फ्री सिम देता था और फ्री कॉल्स देता था. तो हमारे जितने लोग थे वो 2-2, 3-3 सिम लेके बैठे होते थे. इनकी फ़ोन में एक ही सिम लगता था. तो जब इंडियन कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह आए, उन्होंने चाइना जाके 2 सिम प्रोडक्ट बनवा लिए. डुअल सिम वो बेचने लगे. इनके पास डुअल सिम नहीं था. और ऊपर से इनका क्या प्रॉब्लम था, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना था. एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने. तो जब करीब 6-7 महीने चले गए इस तरह से और हमारा सेल का प्रॉब्लम होने लगा, तो चेयरमैन ऑफ नोकिया केम टू दिल्ली. तो मैंने उनके साथ बैठा. मैंने कहा देखिए, आप लोग को इंडिया की मार्केट नहीं समझ आ रही. आप बदलिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ 12 सिम बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, आपकी बैटरी चलनी चाहिए पूरे 8 घंटे, तभी जाके आपका काम बनेगा. तो दे सेड कि भाई हमारे पास तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो हमने बोला देखिए, वी नो हाउ टू डिज़ाइन अ फ़ोन, और हम आपके लिए डिज़ाइन करके दे देते हैं. अगर आपको खुद नहीं करना और नहीं आप ये चाहते, तो मैं जाके चाइना, ताइवान से एक प्रोडक्ट लाता हूँ, उसके ऊपर मैं लोगो लगा दूंगा और इंडिया में आपका प्रोडक्ट मैं बेच दूंगा उस प्राइस पे. नहीं, ये हम नहीं कर सकते. वो नॉट इन्वेंटेड सिंड्रोम के चक्कर में नोकिया गिर गई और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बदला नहीं. तो उस चक्कर में जब गूगल लेके आ रहा था. हाँ, तो ऐसा है कि जब वो कस्टमर को नहीं समझते आप, तो आप तो गिरेंगे. कोडेक के साथ क्या हुआ? कोडेक का साथ तो ये हुआ कि कोडेक का तो फिल्म बिजनेस इतना स्ट्रांग था और वो फिल्म्स बेचते थे. छोटी छोटी फिल्में आती थी, वो आप पैकेट खरीद लीजिए और गाड़ी अपने हर जगह मिलती थी. हर जगह मिलती थी. जब डिजिटल आने लगे, कैमरास, डिजिटल कैमरास आने लगे, तो इनका मार्केट तो खत्म हो रहा था. बट डू यू नो समथिंग, दे वर द पीपल हु इन्वेंटेड डिजिटल कैमरास. और मैंने उनका जाके उनके म्यूजियम में मैंने देखा, उनका जो ओरिजिनल डिजिटल कैमरा था कोडेक का था. और उन्होंने अपनी मार्केट को बंद नहीं किया और इस चक्कर में फंस गए. IBM को देखिए आप. IBM ने जब IBM PC शुरू किया ना, तो दे सेड के फॉरगेट अबाउट द बिग कंप्यूटर्स, PC इज व्हाट वी शुड डू, लेट्स किल द अदर बिजनेस, एंड दे बिकेम सक्सेसफुल. सो व्हेन यू डोंट किल योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उससे नुकसान आपको ही होता है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि मार्केट बदल चुकी है. मार्केट तो डिजिटल चली गई थी. चेंज एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने. और उनका पास प्रोडक्ट था खुद का और उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बाकी कंपनी बड़ी हो गई. हाँ, उस कॉन्सेप्ट को लेके. और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फाइनली हम उसको मार्केट करते थे, तब बहुत लेट देर हो चुकी थी. अब पछताए होत क्या? कोई फायदा नहीं है. ग्रेट सर, ग्रेट. चौधरी साहब, आपने तो टाइपराइटर से AI की टेक जर्नी देखी है मेरे हिसाब से. टाइपराइटर का ज़माना था आप लोगों ने जब स्टार्ट किया होगा. नाउ AI. हमारी एक टाइपराइटर कंपनी भी होती थी. अच्छा. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हमने शुरू किया था इसका. अच्छा. तो आपने तो वो दौर देखा है जब टाइपराइटर पे टाइप होता था और अब AI टेक्नोलॉजी है. कोई एक ऐसा मोमेंट आपको याद आता है जब आपको लगता होगा कि अब टेक्नोलॉजी टेक ऑफ करेगी? कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता हो कि इस एवोल्यूशन के दौर के अंदर फ्रॉम टाइपराइटर टू AI, कि जिस दिन आपको लगा हो ना, अब टेक ऑफ करने से कोई रोक नहीं सकता? देखिए, जब हमने 2 चीज़ें करी. एक तो हमारी PC रेवोल्यूशन थी पूरी. हमने कंट्री में सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था. जब हमने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, एप्पल ने अपना PC तभी इंट्रोड्यूस किया था, 1977. इंडिया में? वर्ल्ड में. आवर फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड एट द सेम ईयर जब एप्पल ने शुरू किया. वी आर द फर्स्ट मूवर. वी वर पायनियर्स.
लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, पर हम लोग बहुत छोटे से थे, बंद कंट्री थी, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। अब देखिए हम हिस्ट्री में लिख सकते हैं कि भाई वी वर पायनियर्स, पर वो तो बड़ा लेट हो गई ना बात। तो हमको जब अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई कंप्यूटर इंडिया में सिर्फ 100 हैं, तब हमने सोचा कि भाई कंप्यूटर लाना चाहिए और बनाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी बिकेम। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1976 में हमने कंपनी शुरू करी अपनी हार्डवेयर की कंप्यूटर बनाने की। 1986 वी वर नंबर 1 कंप्यूटर कंपनी इन इंडिया। 10 years. In just 10 years. 10 years. We beat everybody. Large companies. Everybody was in there. Tata's was in computers. ORG was in computers. We beat all of them. ICL, IBM, everybody was in. सब थे उस दौर में। हाँ, हमने सबको बीट किया। तो आप अगर थोड़ा दूर देख सके तो आपको फायदा होता है। एंड वी कॉल इट इन HCL लैंग्वेज, वी कॉल इट नॉइज टू सिग्नल। नॉइज टू सिग्नल क्या मतलब होगा इसका? उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब आप नॉइज देखते हैं तो आपको पता होता है इसके बाद सिग्नल आएगा। सिग्नल का मतलब है कि ये पक्का पक्का है, होने वाला है, होगा। बट नॉइज के टाइम में आपको नहीं पता होता, उस टाइम छोटी सी नॉइज होती है। आप उसको आइडिया को नॉइज लेवल पे पकड़ लीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है। जब हम सिस्टम इंटीग्रेशन बिजनेस कर रहे थे, लास्ट थिंग्स दैट वी डिड इन HCL इन्फो सिस्टम्स, हम सिस्टम इंटीग्रेशन बिजनेस में घुसे। उसका मतलब ये होता था कि हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सोल्यूशन पूरा बना के एक गवर्नमेंट के कंपनी को बेचें, जैसे BSNL है और या एयरफोर्स है और डिफेंस है। बड़े बड़े ऑर्डर्स होते थे, 1000-2000 करोड़ के ऑर्डर्स होते थे। तो हमने उस मार्केट को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? एक दिन हम अपने बोर्ड पे गया मैं और लोगों को बता रहा था कि भाई ये मार्केट बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो कहते क्यों? मैंने कहा फर्स्ट थिंग वी शुड डू, फॉलो द मनी। फॉलो द मनी, हाँ, ब्यूटीफुल लाइन। तो फॉलो द मनी से हमने बोला जहां जहां गवर्नमेंट पैसे लगाएगी वहां बिजनेस होगा। एयरपोर्ट्स में खूब पैसा लगने वाला है, जाइए वहाँ। रोड्स और हाईवेज में खूब पैसा लगने वाला है, जाइए वहाँ। आर्मी में खूब पैसा लगने वाला है, जाइए वहाँ। BSNL गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन में बहुत पैसा लगाएगी, जाइए वहाँ। तो हमने इस तरह के 10 एरियाज ढूंढे जहां जहां फॉलो द मनी हमको दिख रहा था। And then we started to create business. We started a business with zero, no knowledge, no nothing. We took it to 5,000, 7,000 crores by the time I left. मतलब कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ। ना। वो सिग्नल टू नॉइज टू सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। AI के बारे में क्या सोचते हैं चौधरी साहब? क्या बात, गुड और बैड? AI has been around for 50-60 साल पुरानी चीज़ है ये, ऐसी तो नई बात है ही नहीं है। तो ये लेकिन अचानक इसलिए हुआ है। बुलबुला कैसे फूटा? बुलबुला इसलिए फूटा कि अभी तक AI जो थी वो छुपी हुई थी, आपके फ़ोन के अंदर छुपी हुई थी। आपका जो सीरी है या एलेक्सा है वो AI है, AI एजेंट है वो, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो क्या हुआ कि जब 2022 में ChatGPT आया, उससे रेवोल्यूशन हुई है AI की। तब AI बिकेम सेंटर पीस ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको जो सर्च करने का मेथड था वो सिर्फ गूगल था। ओनली सर्च इंजन। सर्च इंजन। तो आप उसमें कैसे काम होता है? उसमें यू एंटर द वर्ड्स और वो वर्ड्स के बेसिस पे पूरा इंटरनेट ढूंढता है, सर्च करता है, पूरे इंटरनेट में ढूंढता है और उसका जवाब आपको 1 सेकंड में दे देता है। अगर आप वो जवाब में देने में टाइम लगेगा तो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, बट वो फटाफट रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो इंजन की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो जब ChatGPT आया तो उसने बड़ा भारी चेंज लाया। आप जब ChatGPT के पास जाते हैं, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन पूछते हैं, जिस तरह से आप गूगल से पूछते हैं, आप ChatGPT से बात भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, वॉइस से भी कर सकते हैं। तो उसने एक रेवोल्यूशन लाया और उस रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो AI है, ChatGPT। इट इज़ कॉल्ड जेनरेटिव AI। जेनरेटिव AI का ये मतलब है कि ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द थिंग्स टू सी इन न्यू दिल्ली, आप इससे पूछिए गूगल से तो वो आपको नॉर्मल जवाब देगा, कुछ गलती से ये जगह है जहां आप घूम सकते हैं, आलतू फालतू भी जवाब देगा। जब ChatGPT जाएंगे बड़ा डिटेल रिस्पॉन्स आएगा उसका। और वो क्या करता है, वो इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करता है। तो अंडर ChatGPT इज सिटिंग वेरी डीप मैथ्स।
विच इज़ वेरियस मैट्रिक्सेस को मैनिपुलेट करता है वो, और वो स्पीड से करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स टाइम बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं मॉडल की, उसके बाद इन्फ्रेंस करते हैं, और इन्फ्रेंस से आपको जवाब मिलता है। तो ये जनरेटिव एआई जब आया 2022 में, तो पूरा एआई का रेवोल्यूशन शुरू हो गया। अभी तक तो एआई पीछे छुपा हुआ था पहले भी। हाँ, बहुत सालों से था, अब आके वो सामने आ गया, और उससे सारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। ग्रेट सर। मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, बिजनेस की बात तो मैं कर ही रहा हूँ आपसे। थर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आपके पास है, पद्म भूषण। जी, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, सबसे क्लोज अवार्ड कौन सा है कि जिसको मिलने के बाद आपको लगा मज़ा आ गया? डेफिनेटली पद्म भूषण। कैसे रहता है वो राष्ट्रपति भवन में, क्या प्रोटोकॉल रहते हैं? हु वाज द प्रेसिडेंट जब आपको मिला? प्रतिभा थी उस टाइम, प्रतिभा पाटिल। ओके। तो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको एक, उन दिनों सबसे पहले पता कैसे चला? मैं वो यहाँ से ये शुरू करता हूँ। कि मेरे जो नंबर 2 थे, राम मूर्ति करके थे, जो सीईओ थे मेरे कंपनी में, HCL में। तो हाँ, तो सडनली मेरा, शाम को हम लोग 7:30-8 बजे बैठे हुए थे ऑफिस में काम कर रहे थे, सडनली दरवाज़ा खुला और ये घुसे और बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई जेवियर, ठीक है सब? सब ठीक है? सर आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा क्या हुआ? आपको पद्म भूषण मिल गया। मैंने कहा बाबा कैसे हुआ? मैंने ये तो आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ। तो बस सडनली सबके सब और ऑफिस के लोग मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेट करने आने लगे, जितने बैठे हुए थे बाहर। तो उस तरह से उसका हुआ। देन इमीडिएटली आई गॉट अ टेलीग्राम। उन दिनों टेलीग्राम आती थी, तो चिदम्बरम साहब की एक टेलीग्राम आई कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन द पद्म भूषण। उसके बाद होम सेक्रेटरी की एक चिट्ठी आई, चिदम्बरम साहब की एक चिट्ठी आई। होम सेक्रेटरी उस टाइम पिल्लाई साहब होते थे, तो पिल्लाई साहब की चिट्ठी आई कि भाई यू हैव वन दिस, एंड तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो उसके कुछ हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई कि भाई दीज आर द 2 डेट्स ऑन विच वी वांट टू गिव दिस अवार्ड, यू सिलेक्ट 1 डेट। अच्छा, 2 डेट देते हैं 2 आपको? डेट देते हैं। ठीक। तो उसमें 1 अप्रैल थी एक डेट। तो मैंने कहा मेरी बीवी का तो बर्थडे है, अच्छा। 1 को पकड़ लिया मैंने। तो मेरी पूरी फैमिली 1 को आने वाली थी। तो तब उसके पहले वो आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाते हैं 1 अप्रैल से पहले? हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अरे, तो आपको बताते हैं, आप लेफ्ट जाके फिर राइट जाएंगे, फिर झुकेंगे, किस तरह आप फोटो खींचवाएंगे। आप जब वो फोटो खींचते हैं तो बताते हैं कि यहाँ कैमरा होगा तो आप ऐसे खड़े होंगे, क्या आप उनसे अवार्ड तो ले रहे हैं पर आपको फेस इस तरफ करना है। तो वो पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पूरा रिहर्सल है पहले? वो पूरा, सब लोग रिहर्सल के लिए आते हैं। ऑल ऑफ द सडन नहीं कि आए? ना 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 ना, इट्स वेरी वेल प्लान्ड, क्योंकि सामने तो सारी कैबिनेट बैठी होती है ना, मनमोहन सिंह वगैरह सारे बैठे हुए थे। क्या क्या पर्क्स मिलते हैं पद्म भूषण में? अरे भाई कोई पर्क्स वर्क्स का कुछ नहीं होता, इट्स अ रिकॉग्निशन। नहीं, रिकॉग्निशन के साथ साथ कुछ तो मिलता होगा ये कि कि हर साल एयर टिकट फ्री है और वो सब कुछ नहीं है, जो है सो मैं यूज़ नहीं करता। बट सबसे ये चीज़ है कि हर साल मुझे इनवाइट आता है प्रेसिडेंट के ऑफिस से, जब Every year? हाँ, एवरी ईयर जनवरी में एक लंच के लिए, डिनर के लिए इनवाइट आता है। तो सभी लोगों को आता होगा हाँ, सब जो लोगों को पद्म आता है। अवार्ड मैं कभी winner- जाता नहीं हूँ, बट आता है ज़रूर। तो सबसे अच्छा और प्रेस्टिजियस अवार्ड? बहुत प्रेस्टिजियस है, बिकॉज इससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि भाई इन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है। कुछ किया Yeah. मतलब खाली बातें नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम द ओनली वन इन द हार्डवेयर इंडस्ट्री दैट हैज एवर रिसीव्ड अ पद्म भूषण। क्या बात है। सब सॉफ्टवेयर में लोगों के मिला है, मैं हार्डवेयर में आपको और शिव साहब को भी मिला साथ में? उनको तो सॉफ्टवेयर से ही मिला अच्छा, था। उनको सॉफ्टवेयर जो साइड से उन्होंने मिला। सॉफ्टवेयर तो उन्होंने बहुत बड़ा बनाया ना। HCL टेक्नोलॉजी इज 4th लार्जेस्ट कंपनी। तो अभी आपकी मुलाकात होती है शिव नादर से? हाँ बिल्कुल होती है। मेरे हिसाब से तो ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट CEO ऑफ एनी IT कंपनी इन द कंट्री। शिव नादर, फिनोमिनल कोई एक क्वालिटी उनकी बता सकते हैं? लीडरशिप, फिनोमिनल लीडरशिप, नंबर 1। नंबर 2, ही कुड सी 15 years अहेड ऑफ टाइम। उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम की कंपनी बनाई थी करीब 20 साल पहले, जब ये पेटीएम और UPI होता ही नहीं था। 20 साल पहले? हाँ, उन्होंने सोच लिया था कि भाई हमारी कंट्री में पेमेंट्स, पैसे मूव नहीं करते फास्ट। तो उन्होंने पूरा रिसर्च करवाया हमारी एक टीम से कि भाई ये पैसे क्यों नहीं मूव होते जल्दी।
तो उसके बेसिस पे उन्होंने जाके एक कंपनी से बात करी अमेरिका में और उनको लेके आए और एक कंपनी सेटअप करी। वी वर फार अहेड ऑफ टाइम। हम जाके स्टेट्स गवर्नमेंट से बात करते थे, आरबीआई से बात करते थे, लोगों को हवा ही नहीं थी कि पेमेंट सिस्टम इतना होता क्यों है। अब इस तरह की चीज़ें वो सोचते थे। गजब गजब की लीडरशिप। अरे बाबा, फार अहेड ऑफ टाइम। अब देखिए अभी जितना प्रॉब्लम चल रहा है सॉफ्टवेयर कंपनीज का, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग हेडविंड्स ड्यू टू एआई एंड ऑटोमेशन। नाडा साहब ने क्या किया, 7 साल पहले उन्होंने कंपनी शुरू करी HCL की, HCL टेक्नोलॉजीज में। उसका नाम है HCL सॉफ्टवेयर। इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, नॉट अ सर्विसेज कंपनी। रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज सर्विसेज। गॉट इट। Right, he started a product company, and to get it started very fast, he says, he went and he spent $1 billion, bought out all the products of IBM. अच्छा। हाँ, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आ गया, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आ गए और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी शुरू कर दी। टुडे HCL is the only software company that has a $1.5 billion product company. That's called leadership and vision. Thinking ahead of time. क्या बात है। आईपीएल देखते हैं आप? जरूर, रोज देखता हूँ। देखते हैं आईपीएल? बिल्कुल देखता हूँ। तो कभी स्पॉन्सर किया HCL ने? अरे बाबा, ये भी एक कहानी है। तो जब शुरू में आईपीएल शुरू हो रहा था तो लोग मेरे से मिलने आए थे। ठीक। तो मैंने कहा यार इन चक्रों में हम नहीं पड़ना चाहते, वील गेट डाइवर्टेड। व्हाई शुड वी डाइवर्ट आवर अटेंशन टू समथिंग दैट वी डोंट वांट टू बी। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट me, Shiv Nadar, his wife, all three ardent cricket fans. Shiv Nadar's best friend is Kapil Dev. तो हम लोग तो like we are very heavy cricket fans. Even today we watch all the matches. तो जब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने भगा दिया उनको, भैया देखा ये हमारे मतलब का काम नहीं है। I don't want to invest my time and money onto this. Then one day Mrs. Nadar came to me and said, यार तुमने अजय बहुत गड़बड़ किया, लेना चाहिए था यार एक कंपनी। मैंने कहा देखो अभी कितना चक्कर चल रहा है। उन दिनों मोदी वाला चक्कर चल रहा था, ललित मोदी वाला। इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, केरला को आए थे, क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सारी कचरा। मैंने कहा देखो इस कचरे में घुसना चाहते थे आप। तो ये हमको थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ पॉलिटिकली इंक्लाइंड होंगी चीज़ें, इसमें दूर रहना चाहिए, बेहतर है। मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, है ना, बड़ा ज़रूरी भी है। ये बैटिंग ऐप के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, व्हाट योर थॉट? आई विल गिव यू। क्योंकि पूरा आईपीएल स्पॉन्सर्ड है और मैक्सिमम जो स्पॉन्सरशिप है वो बैटिंग ऐप के थ्रू है। देखिए ऐसा है कि वेदर यू डू बैटिंग अबव बोर्ड और यू डू बैटिंग अंडर द टेबल, दोनों होते हैं। तो अगर आप प्रॉबली ऑफिशियली कर रहे हैं और बैटिंग ऐप्स के साथ चला रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज बैटिंग तो होने ही वाली है, चाहे आप उसको छुपा के करें या ऊपर से करें। इंग्लैंड में प्रोफेशनल बैटिंग हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन क्रिकेट। लेकिन हो क्या रहा है ना सर, जब इजी एक्सेस नहीं होता तो चीज़ें फिर भी डिफ़िकल्ट रहती हैं। लेकिन जब आपके फ़ोन पे ही सब अवेलेबल है, 50 रुपये में भी आप खेल सकते हैं, 100 रुपये में भी खेल सकते हैं, तो वो जो लेवल है ना नीचे मासेस का, वो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं समझता हूँ उसको, देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स विद दैट। मतलब बच्चे हैं 15 साल के, लोग बिगड़ बहुत जाते हैं, 17 साल के, वो एक प्रॉब्लम है। अब जो कोई बड़ा सेलिब्रिटी आके आपको बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, शाम को 2 घंटा खेलना है, वो थोड़ी पढ़ाई क्यों करेगा? वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल। उसको अब थोड़ा रेगुलेट करना। स्कूल में, कॉलेज में क्यों जाएगा कोई लड़का? अगर कोई आपको बोलेगा आराम से पैसे बन गए कि टीम बनाओ, टीम बना के खेलने पैसा लगे, बनाओ, आजकल के बहुत सारे लूडो खेलो। हाँ नहीं, आजकल के तो 21, 24, 25, 28 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन आर ऑल स्पेंडिंग टाइम ऑन पोकर। तो क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। वो एक मेरा ये कंसर्न है एक्चुअली आपसे। मेरा भी एक कंसर्न है, डेफिनेटली मेरा भी एक कंसर्न है। टेक्निकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बैटिंग, मॉरली गलत। देखो कुछ चीजें लीगली तो ठीक होती हैं, लेकिन मॉरली गलत हो जाता है और इट टेक्स पीपल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इट्स द सेम प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया। अभी देखिए कोई फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, क्या नाम था उसका, एडोलेसेंस। ओके, किस बेसिस पे बनी है एडोलेसेंस? बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है वो। उसकी कहानी ये है कि
बच्चों को सोशल मीडिया एक्सपोजर इज डेंजरस, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग किड who is found to be guilty of murder. And ड्यू टू सोशल मीडिया. yes, what happens in the film is that kid is given a very hard time by students in the class, and especially one girl who really trashes him. मतलब स्कूल में उसका एक्सपीरियंस खराब थे, लोग उसको ढंग से बात नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ. बहुत ज्यादा तंग करती थी, तंग कुछ भी लिखते रहती थी इसके बारे में, लड़के के बारे में. हाँ, कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता, बेकार बंदा है, यूजलेस बंदा है, ये वो. एक दिन इसको गुस्सा आ गया, उसने जाके वो लड़की को मार दिया. अब आप सोचिए क्या इम्पैक्ट हो रहा है चिल्ड्रन में आजकल. तो ये जो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज मैंने तो द डे आई सॉ दिस फिल्म आई रोट टू बोथ माई सन्स, भैया वॉच आउट कि आपके बच्चे जो हैं क्या देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए. तो बोथ ऑफ देम रिप्लाइड कि हमने तो कंट्रोल किया हुआ है, हम उनको इतना टाइम अलाउ करते हैं और इतना हम उनके डिजिटल एसेट्स को खुद देखते हैं कि मॉनिटर करते हैं. हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं कि फ़ोन पे क्या कर रहे हैं और टैबलेट पे क्या कर रहे हैं. तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है कंट्री वर्ल्ड में. एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ अगर हो किसी की, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है उससे? नॉट एट ऑल. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ आजकल मीम बहुत चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ना, बड़े बड़े मीम चलते हैं कि यार जेफ बेजोस तो इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, डिवोर्स हो गया उनका, और बिल गेट्स इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, डिवोर्स हो गया उनका, ऋतिक रोशन इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, डिवोर्स हो गया. आमिर खान भी यही बोलते हैं कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, और ये सब कहानियाँ. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? देखिए, दिस इज ऑल ड्यू टू वर्क लाइफ बैलेंस जो आप लोग बात करते हैं. वर्क लाइफ बैलेंस तो कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करता. मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि ये अगर जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर आप 24/7 नहीं काम कर रहे हैं और आपकी वाइफ को ये समझ नहीं आता कि ये करना ही है, तब प्रॉब्लम आता है. इफ़ यू कैरी हर विद यू फ्रॉम डे वन एंड से देखो फॉर द नेक्स्ट 10 years 15 years मैं इतना समय नहीं लगा पाऊंगा, आप टेक केयर करिए बच्चों की, मैं जितना समय लगा सकता हूँ ज़रूर करूँगा, पर उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता. तो जब मैंने HCL शुरू किया था, मुझे याद है कि मैं ट्रैवल कर रहा होता था, बाहर जा रहा होता था, मीटिंग्स कर रहा होता था, लेट आता था, जल्दी जाता था, वो सब होता था. पर एक चीज़ मैं ज़रूर करता था, हर संडे को आई यूज़ टू फाइंड टाइम फॉर माई चिल्ड्रन. तो हर संडे को 11 बजे हमारा का फिक्स्ड होता था. 11 बजे गाड़ी में मैंने उनको बिठाया, दोनों को, बच्चों को, और मैं उनको टेक्सन्स बुक शॉप ले जाता था साउथ एक्सटेंशन में, और उनके साथ करीब 1-1.5 घंटा हम लोग किताबें देख के वो किताबें खरीद के आते थे. फिर रास्ते में हम लोग मैकडॉनल्ड्स पे रुकते थे और वो फ्राइज़ खरीदते थे, और फ्राइज़ हम लोग साथ में खाते थे. तो ये इस तरह से आपको कुछ समय ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ना ढूंढ पाएंगे. अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लें तो आपको बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा. और मैंने करीब 30 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया था, कैसे टाइम मैनेज किया जाता है. तो वो टाइम मैनेजमेंट से आपको समय ज़रूर. कोई एक आध एग्जांपल देना चाहेंगे? नहीं, अगर आप देखें मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप अपना कैलेंडर लगाइए, उसमें अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो शाम को आप आइडियल डे, जिसको हाँ, अपना आइडियल डे हाँ, खुद लिख सकते हैं. हाँ, तो आप उसके सारे अपॉइंटमेंट्स आप अपनी सेक्रेटरी के साथ बनवाइए, और फिर 8 बजे बोलिए 8 बजे मुझे किसी डिनर के साथ जाना, डिनर जाना अपनी वाइफ के साथ, जाइए. ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना टाइम. लोग प्लान नहीं करते, उसको ट्रांजैक्शंस में डाल देते हैं. ट्रांजैक्शन में डालने में क्या प्रॉब्लम होता है कि कभी भी किसी से मिल लिए, वो नहीं चलेगा. प्री प्लान होना चाहिए डे. क्योंकि ना मैं अनिल अग्रवाल जी से मिला था, वेदांता के जो चेयरमैन हैं, तो मुंबई में उनके साथ था मैं. तो अभी उनका पॉडकास्ट भी एक बड़ा, बीच में उन्होंने कहा कि जब मैं पहले घर आता था तो मुझे सब मिलते थे, वाइफ, बच्चे, ये सब बहुत अच्छा लगता था. अब मैं घर आता हूँ तो मुझे कोई नहीं मिलता, मैं अकेला हूँ, मेरा एक डॉग है. तो ये सफलता का एक दुष्परिणाम भी है ये कि आप अकेले हो जाते हैं. हाँ,
देखिए भाई, व्हेन यू आर अ CEO ऑफ एनी कंपनी यू आर लोनली, देयर इज ओनली वन मैन एट द टॉप। ये एक ड्रॉबैक भी है। हाँ, ड्रॉबैक है, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दैट। यू हैव टू लर्न बाय डूइंग थिंग्स विच गिव यू हैप्पीनेस। सो फॉर एग्जाम्पल, आई लव सिंगिंग, तो मैं गाने गा लेता हूँ। मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ। मैं कुछ भी पढ़ रहा होता हूँ रात को, जैसे मैंने किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो रात को अगर मैं सोने के पहले आधा एक घंटे किताब ज़रूर पढ़ता हूँ और उसके साथ अपना म्यूज़िक लगा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेटल डाउन हो जाता है, रिलैक्स करता है, आपका माइंड रिलैक्स करता है। नहीं तो आप पूरे टाइम काम सोचते रहेंगे। भरा हुआ दिमाग हाँ। सुबह से रात। अब क्या होता है कि आजकल के कंप्यूटर के चक्कर में ना, ये होता है कि फ़ोन और कंप्यूटर के चक्कर में यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्ट करना भी जरूरी है। डिस्कनेक्ट बहुत ज़रूरी दिन में 2 घंटा 3 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाम को मैं आता हूँ, फ़ोन इधर, कंप्यूटर इधर, म्यूज़िक सुनो, फिल्म देखो, क्रिकेट देखो, यू हैव टू फाइंड टाइम। अजय जी, आज की इस सेल्फ सेंटर्ड दुनिया के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछने। आपका विजडम बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। मैं कमा लूँ बस, मेरा हो जाए बस, मैं इतना बड़ा हो जाऊँ, मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए। इसके आगे भी कुछ है या ये सिर्फ मैं ही चलेगा ज़िंदगी भर? बहुत ही एक तरह से गलत है ये, बिकॉज जो हमारे पुराने ज़माने में होता था कि फैमिली साथ रहती थी, फैमिली साथ में खाना खाती थी, उससे बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी लर्निंग होती थी। अब क्या है कि ये फैमिलीज़ जो हैं वो सारी सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे EMIs क्या हैं, मैं अगली बड़ी चीज़ क्या खरीदूंगा, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग। अगर आप किसी भी यंग बंदे से पूछिए 30 ईयर्स ओल्ड, उसके 6 EMIs होंगे। उस 6 EMIs के चक्कर में पूरा ज़िंदगी निकल जाती है। ऊपर से क्या होता है कि आज तो मैंने इस कंपनी में 3 साल काम कर लिया है, अभी मुझे 20-30% ज़्यादा चाहिए, हाइक चाहिए, तो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करता हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं सारी मनी ओरिएंटेड हो गई हैं, और जब मनी ओरिएंटेड चीज़ें हो जाती हैं तो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो जाता है बंदा। तो ये चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे, अब क्या देखिए, पूरी वर्ल्ड भी इस तरह का बन रहा है। व्हाट डज इंडिया हैव टू डू इन दिस पीरियड? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी है, वो ये कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को संभाल के रखना है। लाइक किसी भी चीज़ में आपको ऑटोनॉमी चाहिए, आप अपने आप को ओन करना चाहिए, आपकी चीज़ें अपनी होनी चाहिए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये टेक्नोलॉजी मेरी है, हमारी मलकियत है। हाँ, तो अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी देखें तो एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट बन रहा है इंडिया के लिए, विच आई कॉल टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी। एक तो हमारी पूरी इकोनॉमी जो है आजकल वो सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो बिजनेस शुरू हुआ 30-40 साल पहले, उसने कंट्री को संभाल लिया है। $280 बिलियन की हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। उस चक्कर में इंडिया बहुत स्टेबल हो गया है। ओके, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, काफ़ी हेडविंड्स हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज की तरफ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको लोगों की, जैसे आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग कहाँ जाएंगे अब? वही तो धीरे धीरे जो सर्विसेज की बिजनेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हमें कंट्री में सोचना पड़ेगा कि अगले 15 साल में हमको अपनी कंट्री को बदलना पड़ेगा, फ्रॉम सर्विसेज ओरिएंटेशन टू प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। हमें एक प्रोडक्ट नेशन बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंट्री में ये है कि हम R&D में काम ही नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर में R&D होता ही नहीं है, कॉपीकैट मार्केटिंग चल रहा है सर। हाँ, आप जाते हैं चाइना, वहाँ कुछ देखते प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उस पर एक लोगो लगा के बेच देते हैं। हम ट्रेडिंग नेशन बन गए हैं, डिज़ाइन नेशन हम हैं ही नहीं। जब हमने HCL शुरू किया था 1976 में, हम अपने कंप्यूटर खुद डिज़ाइन करते थे, खुद बना के, खुद मैन्युफैक्चर करके, खुद बेचते थे। 1999 में गवर्नमेंट ने WTO के साथ साइन कर लिया एग्रीमेंट, उसमें सारा ड्यूटी जो था कंप्यूटर्स के ऊपर ज़ीरो हो गया 2005 में। उससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बंद हो गई। तो इस तरह के जो हम लोग ने गलत डिसीजन लिए पिछले, उनको अब करेक्ट करते करते नई गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। जो नई गवर्नमेंट है, मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, जैसे
हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, सेक्रेटरी हैं कृष्णन, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उन लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे ले जाना चाहिए। तो मैंने तो एक लाइन लिखी थी, बड़े 20 साल पहले मैं एक लाइन बोलता था हमेशा, वन डे द इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट बिल विल बी हायर देन द ऑयल बिल। और वही हो रहा है। अब आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अब डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चर करना है। अभी तक आत्मनिर्भरता की जब बात होती थी, कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं अजय जी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स इतने हैं, कोई करना भी चाहे तो कैसे करेगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, ए इज ग्रेटर देन आर। ए इज ग्रेटर देन than आर। R। अच्छा बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। इफ यू हैव द एस्पिरेशंस, Resources रिसोर्सेज विल हैपन। सो अगर हमारे पास एस्पिरेशन, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए हमारी डिज़ाइन कैपेबिलिटीज कंट्री में बहुत अच्छी है, पर हम उसको यूज़ नहीं करते। वो सारा का सारा एक्सपोर्ट में चला जाता है। तो जितने हमारे सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स हैं इस कंट्री में, वो पूरी दुनिया के लिए चिप्स बनाते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं बनाते। तो इसको हमें बदलना है। हमें प्रोडक्ट नेशन बनना है, हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करने हैं और बनाने हैं। आप देखिए ड्रोन कितनी रिक्वायरमेंट है, सिविलियन भी और मिलिट्री भी और गवर्नमेंट भी, सब चाइना से आ रहा है। प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, हम बोलते हैं कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर हर कंपोनेंट चाइनीज है। वो शादी का ड्रोन भी बाहर से आता है, दूल्हे राजे वाला। हाँ। बाकी तो छोड़ दीजिए। हाँ। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हमने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी डिस्कशन किया है। हमारा एक छोटा सा थिंक टैंक है, हम लोग उसमें जाके गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि भाई हमें क्रिएटिविटी चाहिए, R&D चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को R&D करना। दिमाग की कोई कमी नहीं है साहब, हम लोग तो कोई कमी नहीं। मेरा तो एक कॉन्सेप्ट था HCL में, जिसको मैं बोलता था माइंड इंडिया। उसका हमने लोगो बनाया था मिंडिया करके, माइंड इंडिया को ज्वाइन करके, और उसका हम लोगो बना के हमारे सारे सेल्समैन वो बैज लगा के कस्टमर से मिलते थे, टू बी प्राउड ऑफ मेकिंग एन इंडियन प्रोडक्ट। हमारा कंप्यूटर इंडिया में डिज़ाइन होता है, हम यहाँ बनाते हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। उससे हमारा बिकता था प्रोडक्ट। तो जो माइंड इंडिया हमने क्यों किया था? इसलिए कि आई बिलीव दैट द इंडियन माइंड इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। प्राउड फीलिंग भी हो, वेरी प्राउड फीलिंग, बिलीव भी आता है, बिलीव भी आता है। और उससे क्या होता है कि हमें, जब हम वी आर द बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, व्हाई डोंट वी मेक प्रोडक्ट्स, व्हाई डोंट वी डिजाइन प्रोडक्ट्स? सो हमें क्या करना है, आत्मीयता के लिए हमें करीब 10-12 ऐसे एरियाज में घुसना चाहिए, जैसे ड्रोन्स हैं, 2 व्हीलर ईवीज हैं, न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, क्वांटम है, टेक्सटाइल्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। इस तरह के एरिया हमें सिलेक्ट करने चाहिए 10-12, और उसमें हमें एक चीज़ डिसीजन लेना चाहिए कि हम इसमें R&D करेंगे, प्राइवेट कंपनीज में भी, स्टार्टअप्स में भी, SMEs में भी डिज़ाइन करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जिससे हमें 10 साल में आत्मीयता मिल जाए। टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी इज एसेंशियल इन दिस यूनिपोलर। अभी पीयूष गोयल साहब ने भी तो बोल दिया ना कहीं उस दिन, क्या कहते हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर, कि स्टार्टअप कौन सी चीज़ों का कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए उनके साथ क्या हुआ कि वो गलत लोग समझ पड़े भाई उनको। उन्होंने मिसकंसेप्शन हो गया। नहीं, लोगों ने उसको कि फूड डिलीवरी के लिए बात कर रहे हैं वो टाइप। देखिए भाई, उन्होंने ये नहीं बोला कि फूड डिलीवरी मत करो, वो तो इट क्रिएट्स जॉब्स, व्हाट इज रॉन्ग विद इट। उन्होंने ये नहीं बोला, बट उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड नाउ गो टुवर्ड्स डिज़ाइन एंड मेकिंग एंड इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स, जो अभी आप बात जो मैं बात कर रहा हूँ। और वो बिलीव करते हैं इसमें, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ इस बारे में, और वो बिलीव करते हैं कि प्रोडक्ट नेशन इंडिया को बनना चाहिए। नहीं, इज़ वेरी स्मार्ट। मेरा मुलाकात हुआ था एक बार गोयल साहब के साथ, एंड इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो बना था ना पिछले इलेक्शन में 19 में, उसमें उन्होंने लिखा था इंडिया शुड बी अ प्रोडक्ट नेशन। उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी, बट अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वो बड़ा भारी काम ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को समझ आ गया है कि R&D बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की सैलरी से, क्या करे कि वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए? क्या डूज हैं उसके लिए, क्या डोंट्स हैं? कॉरपोरेट कल्चर आपको पता है, लेग पुलिंग है, बटरिंग होता है, बहुत सारा कुछ तामझाम होता है। नॉर्मल एक आदमी ज्वाइन करता है, और कैसे वो लेडर चल के वहाँ तक पहुँच सकता है? ए इज ग्रेटर देन आर एस्पिरेशन। यही बोलूंगा। अगर आपके पास एस्पिरेशन है, आप जाएंगे ऊपर।
और आपको एक चीज़ देखनी है कि कोई पॉलिटिक्स में मत पड़िए, सीधा सीधा काम करिए। क्योंकि कॉर्पोरेट में तो पॉलिटिक्स रहता ही है, हर जगह खूब रहता पॉलिटिक्स होता है। डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, अपना काम करो और इस तरह से काम करो कि ये कंपनी मेरी है। लोग क्या करते हैं कि इस चक्कर में रहते हैं कि ये तो जॉब है, जॉब में मत रहो आप। उतना ही कर लो जितना सैलरी जस्टिफाई हो जाए। नहीं, वो गलत है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने जो काम करना है उससे आप लर्न करेंगे और उससे लर्न करके दूसरों को भी सिखाएंगे। आपको बढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी में जहाँ भी जाएं, ये तो मेरी कंपनी, मैं अपने अच्छे से काम करूंगा, कम खर्चा करूंगा, ज़्यादा डिलीवर करूंगा। मेरा टारगेट अगर 100 है तो मैं 150 डिलीवर करूंगा। 100 रुपये मिल रहे हैं तो 120 का काम करो, या 100 रुपये मिल रहे हैं 50 का काम ना करो। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने आप को ही मार देंगे, ग्रोथ भी मार नहीं है। खा जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। तो साहब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सेंटिमेंटल है, इमोशनल भी है। पहलगाम हो गया, क्या कहना चाहते हैं? अरे बाबा, इस तरह की चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए। और सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी लैब्स तो कुछ लगता है ज़रूर, बट क्या हुआ कि वहाँ मैंने जो पढ़ा है कि जो लोकल ट्रैवल लोग थे, उन्होंने इस एरिया में लोगों को ले गया जहाँ एक्चुअली ले जाया नहीं जाता है, ये मैंने सुना है। क्योंकि जब वो रोड खुलती है ना, उसके लिए कौन सा वो होता है जो टेम्पल है, वहाँ जाते हैं लोग। अच्छा नहीं, आई हैव नो आइडिया। वो कश्मीर में जाते हैं लोग, तो वहाँ उसके लिए जब वो खुलता है रोड, तो ये सारे एरियाज़ में लोग जाते हैं। यहाँ मैंने सुना है कि इस एरिया में एक्चुअली टूरिस्ट जाते नहीं थे। जो टूरिज्म के लोग लोकल थे, उन्होंने जाके इसको ओपन कर दिया, इस पर्टिकुलर प्लेस को। हाँ, और यहाँ पर सिक्योरिटी होती नहीं है, तो इसलिए ये हुआ। और जो पाकिस्तान से जितने ये टेररिस्ट आए, इन्होंने इसको 15-20 दिन पहले जाके सब भांप लिया था कि यहाँ तो सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इन्होंने चूज करके अटैक किया है और प्लान करके अटैक किया है। और बहुत सारे लोग जो लोकल, कुछ लोगों को इन्होंने, जो एक तरह से स्लीपर यूनिट्स थे, बहुत सारे स्लीपर यूनिट्स हैं। तो आपको लगता है कि लोकल लोग भी इन्वॉल्व रहे होंगे? ज़रूर हुए होंगे। अगर आप देखें, उस दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इंडिया में तो 5 लाख पाकिस्तानी हैं। अगर 5 लाख पाकिस्तानी हैं तो ज़रूर उनको हेल्प मिलती होगी। हाँ, तो काम उसी के लिए करते हैं। हाँ, तो वो इस तरह से हुआ है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, पहली बार टूरिस्ट को अटैक किया है, बट पिछली बार तो CRPF के लोगों को मार दिया था ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को तो इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे इन्होंने पिछली बार किया था, इसके लिए जब इन्होंने जाके POK में मारा था इन लोगों को, जाके इनके लोकेशंस को, टेररिस्ट की। अब तो इस बार उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है, सारे के सारे टेररिस्ट को लेके भाग गए वो लोग। पाकिस्तान का जो POK में जितने टेररिस्ट लोकेशंस थे, पाकिस्तान ने उनको निकाल दिया है वहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अटैक हो सकता है। मैंने ये भी पढ़ा है कि कोई 5,000 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया है। अच्छा, वो मैंने सुना। जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया इस डर से कि इंडिया शायद अटैक करेगा, तो पहले ही निकल लो। देखिए भाई, इंडिया ने बहुत स्मार्ट चीज़ें करी हैं, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी प्रिपरेशन तो गवर्नमेंट ने करी है, वो ये तो अपनी मोबिलाइजेशन तो पूरा हो रहा है पूरी कंट्री में। एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट करी है, जाके पूरी दुनिया को बताना कि ये कितना गलत काम हुआ है। और इससे एसोसिएशन अमेरिका है, जो भी है, ये सारे के सारे टेररिज्म से बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन लेते हैं। इनको पता है कि ये कितनी बेकार चीज़ है, इससे इस तरह से लोगों को मारना बहुत गलत है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की है इंडिया ने इस बार, वो ये कि जाके तालिबान से बात करी है। अगर आप मैप को देखें तो अफ़गानिस्तान उस साइड है पाकिस्तान के, इस साइड है इंडिया, बीच में पाकिस्तान है। तो और इस तरफ अगर आप सी की तरफ देखें तो कराची है। तो इंडिया ने क्या किया है कि कराची के कुछ दूर बहुत सारे इनका एक फ्लोटिला जम गया है, पूरा नेवी का फ्लोटिला गया है वहाँ पर, तैयारी कर रहा है इनको डराने के लिए सबसे पहले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तालिबान को अपने साथ कर लिया है। ये बड़ी चीज़ हुई, बहुत बड़ी चीज़, बड़ी चीज़, पहली बार ऐसा हुआ। तो जितना इनके वहाँ पर फोर्सेस थे
अफगानिस्तान में बहुत इनके फ्रंट में पोस्ट फोर्सेस लगे हुए थे, बिकॉज दे डोंट गेट अलॉन्ग विद अफगानिस्तान। तो वो सारे के सारे हमारी तरफ मूव हो गए हैं, तो तालिबान को तो बहुत फायदा हो गया। ये जो लोग बात करते हैं न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए, नोबडी इज गोइंग टू डू अ न्यूक्लियर। एक बार करो झंझट खत्म करो। नहीं तो फिर तो सभी लोग मर जाएंगे ना, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं तो अमेरिका ने भी तो किया ही था ना। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो टेस्ट मार्केट थी एक तरह से, बहुत ही पुरानी बात है। पर्ल हार्बर की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, वो तो छोड़ दीजिए। बट नहीं, जो जापान में किया, जापान की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हिरोशिमा है। नागासाकी उसके बाद की तो बात। किसी ने कुछ नहीं किया ना आज तक। तो एक वो बार तो जैसे सब अमेरिका ने किया था वैसा नहीं कर सकते। ना, वो तो करना भी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट हमें ये इस बार ज़रूर करना चाहिए कि जो भी चीज़ हम करें, ये पाकिस्तान को ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। देखो, जिन लोगों के लोग चले गए, एक्चुअली दुख तो उनके साथ है। आप और मैं कितनी देर बात कर लेंगे और कितनी देर कैंडल जला लेंगे, नहीं वो सब तो आखिर वो कैंडल पिघल जाएगी, कोई मतलब नहीं। लेकिन तकलीफ तो उनकी है जो बेचारे लोग घूमने गए थे, किसी ट्रस्ट पे गए थे कि यार हमारा देश में जा रहे हैं, हम सेफ है, सिक्योर है। पहली बार एक स्टेट जो है ये जाग रहा था। मतलब घिनौना हरकत है, मतलब मुझे तो देख के भी घिन आ रही है कि कुछ नालायक बेवकूफ़ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। नहीं, इस तरह से उन्होंने बिहेव किया है जो, अरे लड़ना है तो आमने सामने आर्मी का आदमी पकड़ो, लड़ लो आपस में, मालूम चल जाएगा कि क्या औकात ये है। पूछ के मारा है उन्होंने कि आप हिंदुओं के मुस्लिम। नहीं, उनके पास गन नहीं है, उनके पास कोई वेपन नहीं है, आपके पास गन है। ये तो बुजदिली है, नालायकी है कि अगर लड़ना है तो आर्मी वाला हमारा आदमी है, उससे लड़के देखो ना एक बार, फिर हार जाएंगे हम, फाड़ के दो कर देंगे वो। सब हार जाएंगे। चीन ने भी हमारे साथ कोशिश करी ना, हैंड टू हैंड किया, हम लोग जीत गए थे उनके साथ। तो हमारी आर्मी तो बहुत बढ़िया है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया अटैक होगा और बड़ा कैलकुलेटेड स्पेसिफिक अटैक होगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वाइड, इट विल बी नैरो। ग्रेट सर। तो बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही अजय जी आपके साथ। ऑल्दो आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि पहली बार आपसे मिला हूं। ज़रूर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, बहुत कुछ लेकर जाएंगे इसमें से, अलग अलग चीज़ों के ऊपर बहुत बिंदास आपने डिस्कशन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने विजडम के मोती पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई शुड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भी चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि किस एरिया में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए। तो वो सब अच्छी बातें हो गई आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू।